प्राचीन समय में पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा धर्म, शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र हुआ करता था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए विदेशों से भिक्षु और यात्री भारत की यात्रा के लिए आते थे। इन्हीं में से एक नाम चाइनीज ट्रैवलर हुएंग त्सांग का आता है, जिन्हें धर्म की इतनी जिज्ञासा थी कि वो 6 सालों में 4500 किलोमीटर चलकर भारत पहुंचे। करीब 12 साल उन्होंने भारत में बिताए और अपने साथ ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार चीन ले गए। आज हम प्राचीन भारत के बारे में जो बातें जानते हैं उनमें हुएंग त्सांग का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। भारत में आने का उनका एकमात्र उद्देश्य था नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर बौद्ध धर्म और संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करना। करीब 1500 से 1600 साल पहले बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरे विश्व में अलग पहचान थी। हुएंग त्सांग इंडियन हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा भी माने जाते थे। अगर हुएंग त्सांग भारत न आए होते तो शायद भारत के इतिहास के बारे में हमें काफी कुछ जानकारी कभी मिल ही नहीं पाती। कौन थे हुएंग त्सांग, किस तरह की परेशानियों का सामना करके वो भारत आए, भारत के बारे में उन्होंने अपनी किताब में क्या क्या लिखा और चीन में क्यों उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों 6th और 7th सेंचुरी में कई विदेशी यात्री भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। न सिर्फ चीन से बल्कि नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड और यहाँ तक कि कोरियन भिक्षु भी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ हुएंग त्सांग की कहानी की ही बात कर रहे हैं। 602 ईस्वी में चीन में जब उनका जन्म हुआ तो माता पिता ने नाम चेन हुई रखा। बचपन से ही उनके अंदर बौद्ध धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी थी। वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से काफी प्रभावित थे। 13 साल की उम्र में तो उन्होंने दीक्षा तक ग्रहण कर ली थी और सिर्फ 20 साल की उम्र में एक मॉन्क यानी कि भिक्षु बन गए और उन्हें नया नाम मिला हुएंग त्सांग। 7th सेंचुरी की शुरुआत तक बौद्ध धर्म के ज्यादातर शास्त्रों का चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो चुका था। हुएंग त्सांग ने जब वो चाइनीज ट्रांसलेशन वाली किताबें पढ़ी तो वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें लग रहा था कि ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा नहीं है। वो सभी ट्रांसलेशन संस्कृत लैंग्वेज से किया गया था। हुएंग त्सांग ओरिजिनल सोर्सेज से ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, जिसके लिए संस्कृत सीखना जरूरी था। एक रात उन्होंने सपना देखा जिसमें किसी ने उन्हें बताया कि तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब भारत में मिलेगा। तुम भारत की यात्रा पर जाओ और संस्कृत और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़कर आओ। इस सपने के बाद हुएंग त्सांग ने भारत आने का पक्का मन बना लिया। लेकिन जब उन्होंने अपने एम्परर ताइजोंग से भारत जाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उस समय चीन में बौद्ध धर्म प्रचलित तो था, लेकिन ताइजोंग नास्तिक किस्म का राजा था जिनकी बौद्ध धर्म में खास दिलचस्पी नहीं थी। उस दौर में चीन में एक सिविल वॉर चल रही थी। बिना इजाजत नागरिकों के देश छोड़ने पर भी बैन लगा दिया गया था। सभी जगह पहरेदार तैनात थे जिनको आदेश दिया गया था कि अगर कोई देश छोड़ने की कोशिश करे तो उसे तुरंत ही मार दिया जाए। लेकिन हुएंग त्सांग के सिर पर भारत आने का भूत सवार था। बहुत से लोगों ने उन्हें भारत न जाने की सलाह दी। उन्हें समझाया कि भारत में बहुत गर्मी है और रास्ता भी बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन हुएंग त्सांग भला कहाँ मानने वाले थे। पीठ पर एक बैग और सिर पर चाइनीज छाता लेकर वो भारत की यात्रा पर निकल पड़े। करीब 150 किलोमीटर पैदल चलने के बाद उन्होंने एक घोड़ा खरीदने का फैसला किया। लेकिन तभी कुछ सिपाहियों को उन पर शक हुआ। सैनिकों ने कहा कि आगे मत जाओ और वहीं से वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। हुएंग त्सांग ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं ठहर गए। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। अब वो दिन में आराम करते और रात को यात्रा करते। गोबी डेजर्ट पार करते समय हुएंग त्सांग का भूख प्यास से बुरा हाल हो गया था। बीच रेगिस्तान में एक भयंकर तूफान आया, जैसे मानो भगवान स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हों। इस समय तक हुएंग त्सांग के साथ कुछ साथी भी थे जिन्होंने कहा कि वापस चलते हैं वरना मर जाएंगे। लेकिन हुएंग त्सांग ने कहा कि पूर्व में जाने की बजाय भारत जाकर मरना बेहतर होगा। रेगिस्तानी तूफान की वजह से वो रास्ता भटक गए, लेकिन तभी उनके घोड़े ने एक जल का स्रोत ढूंढा। हुएंग त्सांग ने प्यास बुझाई और फिर आगे की यात्रा शुरू कर दी। दोस्तों सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से होते हुए जलालाबाद के रास्ते उन्होंने भारत में एंट्री ली। हुएंग त्सांग जब कश्मीर पहुंचे तो यहाँ की खूबसूरती को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसी सुंदर जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्तर भारत में विभिन्न जगहों की यात्रा के बाद एक दिन वो गंगा नदी पार कर रहे थे। नाव में उनके साथ साथ 80 यात्री और सवार थे कि तभी अचानक कुछ डाकुओं की नजर उनकी नाव पर पड़ गई। डाकुओं का गिरोह नाव को जबरन किनारे ले गया।
अपनी जान बचाने के लिए कुछ यात्री तो बीच रास्ते में ही नदी में कूद गए। सभी लोग डर रहे थे, लेकिन ह्वेंसांग के माथे पर शिकन तक नहीं आई। वो बिल्कुल शांत बैठे थे। डाकुओं ने सभी लोगों से कपड़े उतारने के लिए कहा। असल में वो डाकू देवी के उपासक थे और अपनी कुल देवी को नर बलि देना चाहते थे। इसके लिए उन्हें एक लंबे चौड़े और हिष्ट-पुष्ट व्यक्ति की जरूरत थी। ह्वेंसांग बिल्कुल ऐसे ही कद काठी के इंसान थे। डाकुओं ने कहा कि हम तुम्हारी बलि देंगे। सब लोग चीखने, चिल्लाने और रोने लगे, लेकिन ह्वेंसांग बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं झलक रहा था। ह्वेंसांग ने कहा कि बलि से पहले मुझे मेरे इष्ट देव को याद करने दिया जाए। डाकुओं ने इसकी इजाजत दे दी। जैसे ही ह्वेंसांग ने ध्यान लगाना शुरू किया, एक जोरदार काली आंधी और तूफान आया। अचानक से मौसम में बदलाव देख डाकू भी डर गए। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तब ह्वेंसांग ने बताया कि वो एक बौद्ध भिक्षु हैं जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आया है। कुछ लोगों ने डाकू से कहा कि ये आंधी इस बात का सबूत है कि देवी तुमसे नाराज हो गई है। इसके बाद डाकुओं ने बलि का फैसला टाल दिया और ह्वेंसांग को आगे जाने की इजाजत दे दी। चीन से निकले हुए अब ह्वेंसांग को करीब 6 साल बीत चुके थे। 27 साल की उम्र में वो चीन से निकले थे और अब उनकी उम्र 33 साल हो चुकी थी। श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ और बोधगया होते हुए वो नालंदा पहुंचे। अब तक सभी प्रमुख बौद्ध मठों की यात्रा वो कर चुके थे, इसीलिए उन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। नालंदा में ह्वेंसांग का भव्य स्वागत हुआ। करीब 200 सन्यासियों और 1000 लोगों ने मिलकर उनका स्वागत किया। नालंदा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर न सिर्फ धार्मिक अध्ययन होता था, बल्कि मैथमेटिक्स, साइंस, फिलॉसफी, ग्रामर और आर्ट की पढ़ाई भी होती थी। दोस्तों, 100 से अधिक विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था। 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स यहाँ अध्ययन किया करते थे और 1500 से अधिक आचार्य और पंडित यहाँ शिक्षा देते थे। और सबसे बड़ी बात, ये शिक्षा पूरी तरह मुफ्त होती थी। नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी आसान नहीं होता था, लेकिन ह्वेंसांग को एडमिशन आसानी से मिल गया। उस समय यूनिवर्सिटी के चांसलर शीलभद्र हुआ करते थे। बताया जाता है कि शीलभद्र एक बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने तो जीने की आस तक छोड़ दी थी। तभी उनके सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी बीमारी का इलाज एक चाइनीज भिक्षु लेकर आएगा, तुम बस धैर्य रखो। और जैसे ही ह्वेंसांग के आने के बारे में शीलभद्र को पता चला, वो समझ गए कि ये वही चीनी भिक्षु है। ह्वेंसांग ने किसी तरह की जड़ी बूटी से आचार्य शीलभद्र की बीमारी को दूर कर दिया। शीलभद्र ने खुश होकर ह्वेंसांग को नया नाम दे दिया, मोक्षदेव। ह्वेंसांग ने अपनी डायरी में बताया कि वो शीलभद्र के फेमस स्टूडेंट बन गए थे। विदेशी यात्री होने की वजह से उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। रोजाना 20 पान, सुपारी, जायफल, धूप बत्ती, आधा किलो चावल और अनलिमिटेड दूध और मक्खन उन्हें दिया जाता था। करीब 6 साल तक ह्वेंसांग नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने पढ़ाने का भी काम किया। नालंदा यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की लाइब्रेरी थी, जो ह्वेंसांग को सबसे ज्यादा पसंद थी। वो कुछ किताबें अपने साथ चीन भी ले जाना चाहते थे, लेकिन नियमों के मुताबिक कोई भी किताब यूनिवर्सिटी के प्रांगण से बाहर नहीं लेकर जा सकता था। ह्वेंसांग ने किताबों की प्रतिलिपियां बनाना शुरू कर दी। ताड़ पत्रों पर संस्कृत में जानकारी लिखकर कई ग्रंथों की कॉपी उन्होंने साथ ले जाने के लिए तैयार कर ली। 641 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन ने ह्वेंसांग को अपने राज्य में आने के लिए इनवाइट भेजा। हर्षवर्धन उस समय के सबसे बड़े राजा हुआ करते थे। ह्वेंसांग ने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। यूपी के कन्नौज में भी भव्य तरीके से ह्वेंसांग का स्वागत हुआ। उन्होंने अपनी किताब में हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। ह्वेंसांग ने लिखा कि हर्षवर्धन एक न्यायप्रिय और जनता को प्यार करने वाला राजा थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। उनकी सेना में 1 लाख सैनिक, 50,000 रथ और 60,000 हाथी थे। कुंभ मेले के समय में राजा हर्षवर्धन रोजाना 1 लाख लोगों को खाना खिलाया करते थे। उनके राज्य में क्राइम रेट लगभग 0 था और किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती थी। गंभीर अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था। कुछ ही समय में ह्वेंसांग और हर्षवर्धन के बीच गहरी दोस्ती हो गई। हर्षवर्धन को ह्वेंसांग की ज्ञानवर्धक बातें काफी रोचक लगती थी। भले ही वो एक हिंदू राजा थे, लेकिन ह्वेंसांग की बातों से बौद्ध धर्म में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। दोस्तों, जब ह्वेंसांग ने जाने की बात कही तो राजा ने उन्हें एक शास्त्रार्थ करने का अनुरोध किया। संपूर्ण राज्य से विद्वानों और ब्राह्मणों को बुलवाया गया।
करीब 500 लोगों को ह्वेंसांग ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। यह धार्मिक सभा 18 दिनों तक चली थी। चीन लौटने से पहले ह्वेंसांग ने बंगाल के मठों में अंतिम यात्रा की और फिर चीन की ओर निकल पड़े। एक व्यक्ति ने ह्वेंसांग से पूछा कि वो चीन से भागकर यहाँ आए थे तो क्या उन्हें वापस जाने में डर नहीं लगता, और उन्होंने भारत में इतना ज्ञान प्राप्त किया तो फिर चीन वापस क्यों जाना चाहते हैं। ह्वेंसांग ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि अगर इस अलौकिक ज्ञान को मैं बांटूंगा नहीं तो इसका क्या फायदा। मैं चीन में जाकर बौद्ध धर्म का और प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। भारत भले ही वो खाली हाथ आए थे, लेकिन चीन जाते समय उनके साथ 657 किताबें थीं। करीब 150 बौद्ध धर्म की निशानियां थीं, जिनमें ज्यादातर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थीं। कुल 520 बक्से उनके साथ थे और राजा हर्षवर्धन ने 72 घोड़े और एक हाथी भी उन्हें उपहार में दिया था। 100 कुली और 20 सैनिक भी ह्वेंसांग के साथ भेजे गए। चीन वापस लौटते समय सिंधु नदी में उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें बह गई, लेकिन फिर भी ज्ञान का अपार भंडार उनके पास था। चीन में राजा टाइजोन के राज्य में एंट्री से पहले ह्वेंसांग ने एक पत्र लिखकर राजा से माफी भी मांगी। राजा ने जवाब में कहा कि आप बेफिक्र होकर वापस लौटिए, हम आपके स्वागत के लिए बेताब हैं। 8 फरवरी 645 ईस्वी में करीब 12 साल तक भारत में रहने और कुल 16 वर्षों की यात्रा के बाद ह्वेंसांग अपने देश वापस पहुंचे। हजारों लोगों की भीड़ ने चीन में ह्वेंसांग का स्वागत किया। राजा ने उनकी खूब तारीफ की और कहा कि ज्ञान लेने के बाद तुम वापस अपने देश लौट आए, इससे पता चलता है कि तुम्हें अपने देश से कितना लगाव है। ह्वेंसांग ने उस समय एक राजदूत की तरह भी काम किया, जिससे तांग डायनेस्टी और हर्षवर्धन के राज्य के बीच संबंध स्थापित हुए। कई सालों तक ह्वेंसांग ने चीन में भारत यात्रा पर किताबें लिखी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण किताब CU की मानी जाती है। बाद में इंग्लिश और अन्य लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ। आज भी ह्वेंसांग की किताबों को भारतीय इतिहास में सबसे प्रमाणिक माना जाता है। अगर ह्वेंसांग भारत न आए होते तो शायद नालंदा यूनिवर्सिटी, राजा हर्षवर्धन सहित न जाने कितनी जानकारी से हम वंचित रह जाते, और शायद बौद्ध धर्म विदेशों में इतना ज़्यादा लोकप्रिय भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये थी ह्वेंसांग की भारत यात्रा के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आप में से किस किस को ट्रैवल करना पसंद है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।